अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज के व्लॉग में हम दो क्वेश्चंस ज़ेर बहस ला रहे हैं। एक तो ये कि क्या डॉलर की सुपरमेसी को चैलेंजेस दरपेश हैं, जो अमेरिकन डॉलर है ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी नहीं रहेगा। दूसरा ये कि ओपेक क्या चीज़ है और ओपेक और पेट्रो डॉलर सिस्टम ने किस तरह डॉलर को दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बनाया है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन डॉलर इस वक्त दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी है। दुनिया की 90% इंटरनेशनल करेंसी ट्रांजैक्शन जो हैं वो अमेरिकन डॉलर की फॉर्म में होती हैं। 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व यानी ज़र मुआदला के ज़खायर हैं वो डॉलर की फॉर्म में हैं। दुनिया का 40% कर्ज़ा जो इशू हुआ है वो भी डॉलर की फॉर्म में है, जबकि दुनिया की टोटल GDP का US का शेयर 20% के अराउंड है। दुनिया की टोटल GDP के 20% शेयर रखने वाले मुल्क की करेंसी इतनी पावरफुल है कि दुनिया का 60% फॉरेन एक्सचेंज या ज़र मुआदला के ज़खायर जो हैं वो उस करेंसी की फॉर्म में हैं। हैरत की बात तो ये है कि दुनिया के जिस मुल्क की करेंसी इस वक्त मोस्ट पावरफुल है उसके पास ना दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के रिज़र्व्स हैं, ना उसके पास गोल्ड के रिज़र्व्स हैं और ना ही किसी और कीमती धात के रिज़र्व्स हैं। दुनिया में ऑयल और गैस और पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व्स हैं वो वेनेज़ुएला के पास हैं। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, रशिया है, UAE है, ईरान है, कुवैत है, इराक़ है, लेकिन अमेरिका इसमें कहीं बहुत निचले नंबरों पे आता है। आज की वीडियो में हम ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि डॉलर इतनी पावरफुल करेंसी कैसे बना, जबकि गोल्ड आज भी एक कीमती धात है, लेकिन गोल्ड को डॉलर ने कैसे रिप्लेस कर दिया। कई अरसों तक गोल्ड स्टैंडर्ड के इर्द गिर्द दुनिया का मालियाती निज़ाम घूमता रहा, लेकिन डॉलर ने कितनी सफाई से या कितनी सूरत के साथ गोल्ड को साइड पे करके डॉलर दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल करेंसी है वो बन गया। ब्रेटन वुड्स में 1944 में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें यह तय किया जा रहा था कि दुनिया का मालियाती निज़ाम कैसा होगा, एक करेंसी के लिए गौर व खौज़ किया गया। इसके अलावा एक फ़ंड तश्कील दिया गया जिसको आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कहते हैं। एक वर्ल्ड बैंक तश्कील दिया गया जिसका काम दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा था। मॉनेटरी फ़ंड का काम दुनिया की जो इकॉनमी है यानी जो ग्लोबल इकॉनमी है उस पर नज़र रखना था कि अगर उसमें कभी इम्बैलेंस हो तो उसको फ़ौरी ठीक किया जा सके। उसी कॉन्फ्रेंस में ये तय पाया कि 1 औंस सोने को $35 के बराबर अमेरिका ने पैक किया, यानी अमेरिका ने इस बात पे एग्री किया कि वो $35 के बदले में 1 औंस सोना या 1 औंस सोने के बदले में 35 अमेरिकन डॉलर पे करने का पाबंद होगा। लेकिन फिर प्रेसिडेंट निक्सन ने कन्वर्जन से ही यू टर्न ले लिया और ये ऐलान किया कि हम अब इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसे निक्सन शॉक कहा जाता है और दुनिया को यूँ लगता था कि अब कहीं डॉलर की जगह नहीं बचेगी। प्रेसिडेंट निक्सन और उनके मशहूर ज़माना एडवाइज़र और फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने भी सर जोड़ लिया और उन्होंने भी ये तय किया कि हम दुनिया को एक शॉक दे चुके हैं, या दुनिया हम डॉलर पर अदम एतमाद करने की सोच रही है तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जो यूनिक हो। उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया और सऊदी अरेबिया के साथ बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दी। सऊदीया की रॉयल फैमिली के साथ पे दर पे मुलाकातें की। उससे पहले इसराइल की मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ जंग हो चुकी थी, जिसमें मिडल ईस्ट यानी अरब कंट्रीज़ को काफ़ी बुरी शिकस्त हुई थी। सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने सऊदीया की रॉयल फैमिली को इसराइल से खूब डराया और ये बताया कि ये आपके जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके दर पे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में आपके ऑयल फील्ड्स और आपकी जो बादशाहत है, किंगडम है, इसको इसराइल ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसराइल अपनी धाक बिठा चुका था। जितने भी अरब कंट्रीज़ थे वो इसराइल से डर चुके थे, तो उन्होंने कोई वे आउट फाइंड करना चाहा। तो हेनरी किसिंजर और सऊदीया की रॉयल फैमिली के दरमियान 8 जून 1974 को एक बाकायदा एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत अमेरिका ने सऊदीया के ऑयल फील्ड्स और सऊदीया की रॉयल फैमिली और सऊदीया की जो अहम तनसीबात थी उन सब की सिक्योरिटी का ज़िम्मा ले लिया और ऐलान किया कि सऊदीया की सिक्योरिटी का जो ज़िम्मेदार है वो अमेरिका होगा और इसराइल इन पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं करेगा। यानी इसराइल से प्रोटेक्शन देने के लिए सऊदीया को एक यकीन दहानी करवाई गई इस एग्रीमेंट के तहत। बदले के अंदर हमें 2 चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ। एक ये कि दुनिया को जो भी ऑयल बेचा जाएगा वो अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर में बेचा जाएगा। दूसरा, जितने भी सऊदी एक्सेस रिज़र्व होंगे वो सब के सब अमेरिकन बैंकों में यानी अमेरिका के इंटरनेशनल बैंकों में जमा करवाए जाएंगे। ये अमेरिका की इतनी बड़ी कामयाबी थी कि इसने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया।
और हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट निक्सन की काबिलियत और जहानत के लोग मोतरफ़ हो गए कि किस तरह जिनके पास ऑयल नहीं था या जिनके पास गैस के ज़खायर या कुदरती ज़खायर नहीं थे, उन्होंने अपने कागज़ को ऑयल बना लिया। यानी डॉलर में पेमेंट होनी थी, तो डॉलर तो अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है वो किसी भी वक्त प्रिंट कर सकता है। यानी अगर अमेरिका जब चाहे डॉलर प्रिंट कर ले और वो उसके बदले में ऑयल ख़रीद ले, तो सऊदीया तो इतराज़ नहीं कर सकता कि आपने ये डॉलर अभी अभी प्रिंट किए हैं और मुझसे ऑयल ख़रीद लिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अपने कागज़ को ऑयल में तब्दील कर लिया और उन मुल्कों से भी ऊपर चला गया जिनके पास तेल के वाफर ज़खायर थे, जैसे वेनेज़ुएला है, ईरान है, कुवैत है, रशिया है, सऊदी अरेबिया वगैरह। यानी पहले बहुत सफाई के साथ गोल्ड स्टैंडर्ड से जान छुड़वाई और डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी बनाया, और उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट करके अपने कागज़ को ऑयल बना लिया। और तब से आज तक जो भी हुक्मरान या जो भी मुल्क इस सुपरमेसी की राह में आया, अमेरिका ने उसको साइड पे कर दिया। मिसाल के तौर पर ईरान पर पाबंदियाँ लगी, वेनेज़ुएला पर पाबंदियाँ लगी, अब रशिया पाबंदियों की जद में है। पेट्रो डॉलर सिस्टम के इस एग्रीमेंट से 3 बड़े काम हुए। दुनिया में जो यूएस करेंसी की जो ग्लोबल डिमांड है उसमें बेतहाशा इजाफा हो गया। नंबर 2, यूएस की डेट सिक्योरिटीज़ की डिमांड में बेतहाशा इजाफा हो गया। तीसरा बड़ा फ़ायदा जैसे मैंने बताया वो ये हुआ कि अमेरिका जिस करेंसी को ख़ुद प्रिंट कर सकता था उसी में ऑयल भी ख़रीद सकता था। और आपको पता है कि ऑयल एक वेपन है। ऑयल एक वेपन है तो इसका मतलब ये है कि डॉलर अब एक वेपन के तौर पर काम करने लगा। सऊदी अरेबिया को तब से ये फ़ायदा हुआ कि यानी इसराइल से और किसी भी और दूसरे मुल्क से उसकी टेरिटरी महफूज हो गई, उसके ऑयल फील्ड्स महफूज हो गए। इसके अलावा वहाँ पर जो बादशाहत थी आले सऊद की, वो भी कायम व दायम रही। और दुनिया में शायद कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो आज तक फ़्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी लचकदार सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सऊदीया उनमें से एक है। सऊदीया ने कई डेकेड से अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में फ़िक्स किया हुआ है, और यही वजह है कि कोई भी इंटरनेशनल मालियाती इदारा या कोई मुल्क उसके इस सिस्टम पर एतराज़ नहीं करता। जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क, अगर कोई मुल्क लचकदार शरह के निज़ाम को नहीं अपनाता तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ या उनको कर्जा नहीं दिया जाता। लेकिन सऊदी अरेबिया को ये फ़ायदा हुआ कि वो से कई अशरों से आज तक लचकदार शरह के निज़ाम को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि वो फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अमेरिकन करेंसी डॉलर के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के लेन देन में सऊदी अरेबिया ने सिर्फ यही फ़ायदे नहीं लिए, बल्कि इस मुआहदे से कुछ अर्सा पहले ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने एक तंजीम बनाई थी जिसको ओपेक कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। सऊदीया ने इस एग्रीमेंट के तहत उसको भी काफ़ी मजबूत किया, और यही वजह है कि इस एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद सऊदी अरेबिया ने यानी ओपेक के प्लेटफॉर्म से ऑयल की कीमत को 4 गुना कर दिया। $2 फ़ी बैरल के हिसाब से बिकने वाला ऑयल $12 फ़ी बैरल तक पहुंच गया, और दुनिया को इसने एक बहुत बड़ा शॉक दिया। जिस तरह आजकल महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, 70s में भी इन्फ्लेशन यानी महंगाई का इतना बड़ा ही तूफ़ान दुनिया ने सामना किया। क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था तो उनको अपने ऑयल की काफ़ी कीमत वसूल होने लगी। इस तरह ओपेक का, सऊदी अरेबिया का, यूएस का जो कारोबार है वो अच्छा खासा चमकने लगा, और यूएस को फ़ायदा ये हुआ कि डॉलर की सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो गई, यानी डॉलर एक मजबूत तरीन करेंसी के तौर पे सामने आ गया। और सऊदी अरेबिया को ये फ़ायदा हुआ कि उसका जो ऑयल था वो काफ़ी महंगा हो गया। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के कैपिटल, ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में है, जबकि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। ओपेक के इस वक्त 13 मेंबर्स हैं, जबकि दुनिया के जो ऑयल के रिज़र्व्स हैं उनका तकरीबन 82% यानी 82% ऑयल रिज़र्व्स का इन मेंबर कंट्रीज़ के पास है, जबकि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका तकरीबन 44% ये कंट्रीज़ प्रोड्यूस करते हैं। 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी। इससे पहले इस किस्म की जो तंजीम थी इसको 7 सिस्टर्स कहते थे, यानी 7 कंपनीज इसको कंट्रोल करती थी, जिनमें से 5 का ताल्लुक यूएस के साथ था। ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स में इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेज़ुएला थे, और इसका इनिशियल जो इसका पैक्ट हुआ था वो बगदाद, इराक के कैपिटल बगदाद में हुआ था। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इसके मेंबर बने थे लेकिन फिर उन्होंने क्विट कर दिया, जैसे इंडोनेशिया है, कतर है, इसके अलावा एक्वाडोर है। ये ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इसके मेंबर बने, लेकिन इस वक्त वो इसके मेंबर नहीं हैं। इस वक्त इसके सिर्फ 13 मेंबर हैं, जिनकी लिस्ट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट है और जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है,
ये मिलजुल कर दुनिया में तेल की रसद को और तेल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर जितने भी चाहे जितनी मरतबा भी यूएस अपने करेंसी नोट प्रिंट करता है, लेकिन आपने देखा कि यूएस की करेंसी की डिमांड एक ख़ास हद पे कायम रहती है। यानी 1974 से लेकर आज तक इसकी डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब हम इस सवाल पर रोशनी डालते हैं कि आया यूएस की करेंसी की ये सुपरमेसी या यूएस करेंसी का हुक्मरानी है, ये कायम रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप पहले ये देख लें कि आज तक जिस कंट्री ने भी या जिस हुक्मरान ने भी पेट्रो डॉलर सिस्टम के इस एग्रीमेंट को चैलेंज करने की कोशिश की, उसको एक ख़ास मिशन के तहत हटा दिया गया है। चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे या तो उस पर मुआशी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं या फिर उसके हुक्मरान को मरवा दिया गया है। मिसाल के तौर पर वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स वाला कंट्री है, लेकिन उसके ऊपर मुआशी पाबंदियाँ हैं, उनका ऑयल मार्केट में बिक नहीं सकता। इसी तरह रशिया पे अभी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं यूक्रेन की वॉर को बहाना बना के। ईरान पर काफ़ी अरसा से पाबंदियाँ लगी हुई हैं। ईरानी पेट्रोलियम जो है वो मार्केट में उस तरह से नहीं बिक सकता जिस तरह से सऊदी अरेबिया का पेट्रोल बिक सकता है। ये वो मुल्क हैं जिनमें लीबिया, इराक, इजिप्ट भी शामिल हैं। इन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन ये ट्राई की है कि अपनी करेंसी में यानी पेट्रो डॉलर सिस्टम से बाहर निकल के ऑयल की सेल परचेज़ करने की कोशिश की है, जो कि अभी तक नाकाम रही है। मगर पिछले कुछ अरसा में खशोगी के मर्डर केस की वजह से जो यूएस और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में ख़राबी आई, तो सऊदी अरेबिया ने अपने जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का जो 25% के करीब है वो चाइना को क्योंकि बरामद करता है, तो चाइना के साथ चाइनीज़ करेंसी में लेन देन के लिए बातचीत स्टार्ट कर दी। उससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी भी पैदा हुई और इसमें किसी हद तक सीरियन वॉर का भी रोल था, जिसकी वजह से यूएस और सऊदी अरेबिया के दरमियान कुछ खफगी नाराज़गी भी हुई। लेकिन दुनिया में इस वक्त इस रुझान में इजाफा हो रहा है कि जो डॉलर की हुक्मरानी है, डॉलर की तलब है, इसमें कमी आनी चाहिए। इसमें रशिया, चाइना और जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो काफ़ी हद तक ट्राई कर रहा है कि ऐसा हो जाए। यही वजह है चाइना के साथ और रशिया के साथ यूएस की कभी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई, क्योंकि ये लोग अमेरिकन करेंसी की हुक्मरानी को भी चैलेंज करते हैं। रशिया ये चाहता है कि जो रबल है उसकी करेंसी, उसमें कारोबार हो। चाइना ये चाहता है कि युआन में कारोबार हो। रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जिस वक्त रशिया पर मुआशी पाबंदियाँ लगीं, तो रशिया ने पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दिया कि मैं ऑयल बाकी दुनिया से या गैस बाकी दुनिया से सस्ती दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मैं अपनी करेंसी में लेन देन करूँगा। कि जिस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो रशियन करेंसी 30% डाउन चली गई थी, और यही वजह है कि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया था और कुछ और भी ऐसे मेजर्स लिए हैं अपनी इकॉनमी के हवाले से, जिनके बाद रशिया से कैपिटल की फ़्लाइट तकरीबन बंद हो गई है, जिसकी वजह से पिछले 2 माह में रशियन करेंसी ने पूरी दुनिया को हैरान किया है। ये रशियन करेंसी की डिमांड में 15% इजाफा हुआ है। 7 मार्च को एक यूएस डॉलर 70 रबल के बराबर था, लेकिन आज एक यूएस डॉलर 63 रबल के बराबर है। इसकी वैल्यू में 15% इंक्रीज़ हो चुका है। माहिरीन ये कहते हैं कि रशियन करेंसी की कदर में ये इजाफा आर्जी है। उसकी वजह यह है कि सदर पुतिन ने ऐसी सख्त पाबंदियां लगाई हैं जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये पाबंदियां क्योंकि कायम नहीं रहेंगी, इसीलिए रशियन करेंसी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% पे कायम नहीं रह सकेगा। रशिया ने इस वक्त सख्त कंट्रोल नाफिज किया हुआ है, शरह सूद में इजाफा किया हुआ है, और क्योंकि बाकी दुनिया में ऑयल महंगा हो गया है तो रशिया सस्ता ऑयल फ़रोख्त कर रहा है इंडिया को। इंडिया क्योंकि दुनिया की आबादी का 20% के करीब है, तो दुनिया की तो ऑयल की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। यही वजह है कि इंडिया ने सस्ता ऑयल परचेज़ करके उसको सस्ता अपने मुल्क में किया है। जर्मनी अपनी ज़रूरियात का 40% गैस रशिया से परचेज़ करता है, और जर्मनी ने ये एग्री कर लिया है रूस के साथ कि वो गैस की कीमत रबल में करेगा, रशियन करेंसी में करेगा, जिसकी वजह से रशियन करेंसी की कदर में इजाफा के और भी इम्कानात हैं। रशिया के पास एक ऐसा हथियार है गैस की और ऑयल की फार्म में, जिसकी वजह से वो अपनी करेंसी में लेन देन के ज़रिए अपनी करेंसी को मुस्तहकम कर सकता है, जिससे उसकी इकॉनमी भी मजबूत हो सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भी रशियन करेंसी की कीमत कदर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अगर ये करेंसी जैसे रशियन रबल, चाइनीज़ युआन, जैपनीज़ येन, यूरोपियन यूरो
अगर ये करेंसीज़ मजबूत होती चली जाएँ तो डॉलर की जो अजारादारी है या डॉलर की जो हुकूमत है, हुक्मरानी है, उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचेगा। और अगर ऐसा हुआ, अगर सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया कि वो अपनी बरामदात, सऊदी अरेबिया उसको 25% अपनी तेल की बरामद युआन में करने लगा, तो ये डॉलर को बहुत बड़ा झटका होगा और ये पेट्रो डॉलर सिस्टम पर भी एक कारी ज़रब होगी। लेकिन हिस्टोरिकली यूएस ने ऐसा कभी भी नहीं होने दिया। अगर सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ ये एग्रीमेंट किया तो शायद सऊदी अरेबिया को इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी यूएस की तरफ से। यूएस डॉलर की हुक्मरानी को एक तरफ तो ये करेंसीज चैलेंज कर रही हैं, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज उसको सामने आ सकता है वो है डिजिटल करेंसीज़ की तरफ से। अगर डिजिटल करेंसीज़ को मुल्कों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसके लिए कुछ रेगुलेशन कायम कर लिया, तो हो सकता है डॉलर की ये हुक्मरानी ज़्यादा देर कायम ना रहे। तो ये सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो यूएस के डॉलर की हुक्मरानी को चैलेंज कर रही हैं, एक डिजिटल करेंसीज़ यानी बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे, और यही वजह है कि यूएस और यूएस की जो कंट्रोल में इदारे हैं वो डिजिटल करेंसी यानी सॉफ्ट करेंसीज़ के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। अगर चाइना, इंडिया और रशिया के दरमियान कोई सॉलिड एग्रीमेंट हो जाता है तो यकीनन इसके अंदर वेनेजुएला और ईरानी ऑयल भी शामिल हो जाएगा। तो अगर ये 5 कंट्रीज़ भी पेट्रो डॉलर सिस्टम से निकल आए फुली, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो बच जाएगा। इन 5 कंट्रीज़ के पेट्रो डॉलर सिस्टम से निकलने का मतलब ये है कि दुनिया की तकरीबन 50% से ज़्यादा आबादी यूएस के पेट्रो डॉलर सिस्टम से निकल आएगी, और ये यूएस के डॉलर की अजारादारी को ख़त्म करने के लिए एक काली ज़रब होगी है। आज के इस लेसन में हमने देखा कि किस तरह यूएस के एक प्रेसिडेंट और एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने मिलकर दुनिया को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुकाबले में एक नया पेट्रो डॉलर सिस्टम दिया, और किस तरह सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर ओपेक को मजबूत किया और किस तरह दुनिया के मालियाती निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऑयल रिज़र्व्स, गैस रिज़र्व्स कसीर मिकदार में ना होने के बावजूद अपने डॉलर के ज़रिए किस तरह ऑयल रिज़र्व्स और गैस रिज़र्व्स को अपने हाथ में किया, और ओपेक ने किस तरह इस सिस्टम को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया।